हम सब जानते हैं कि गर्भधारण यानी कंसेप्शन में महिलाओं का यदि 50% का कंट्रीब्यूशन है तो पुरुषों का भी 50% कंट्रीब्यूशन होता है। कई बार दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए नॉर्मली कंसीव करने के लिए, कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए कि हम आईयूआई से कंसीव कर लें, और आईवीएफ में पॉसिबिलिटी क्या होती है, कितने स्पर्म में आईवीएफ हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगी कि नॉर्मल सीमेन एनालिसिस के जो रीसेंट WHO 2021 क्राइटेरिया है वो क्या है, मिनिमम कितना स्पर्म काउंट, कितनी स्पर्म मोटिलिटी और कितनी स्पर्म मॉर्फोलॉजी होना चाहिए नेचुरली कंसीव करने के लिए, आईयूआई ट्रीटमेंट के लिए और आईवीएफ या इक्सी प्रोसीजर के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इस तरह की जानकारी मिलेगी जिससे आपके बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी जो दुविधाएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह का और कंटेंट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मेल्स के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है वो निरंतर चलता रहता है। एक स्पर्म के फॉर्मेशन का जो साइकिल है वो 3 महीने का होता है और लगभग 3 महीने में नए स्पर्म्स जो है वो फॉर्म होते रहते हैं। सीमेन एनालिसिस एक बहुत ही वेरिएबल टेस्ट होता है। यदि हर दिन भी हम किसी व्यक्ति का स्पर्म काउंट चेक करेंगे तो हर दिन अलग वैल्यू आई। ये जानना इसलिए जरूरी है कि कभी भी डॉक्टर एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं। हमेशा एक से ज्यादा सीमेन एनालिसिस यानी कम से कम 2 रिपोर्ट्स को बेसिस माना जाता है किसी भी तरह के कंक्लूजन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। आइए अब जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो रीसेंट 2021 क्राइटेरिया हैं उनके हिसाब से मिनिमम पैरामीटर्स कितने हैं फर्टिलिटी के लिए। यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो सीमेन का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम 1.4 ml होना चाहिए। जो स्पर्म नंबर है वो 39 मिलियन होना चाहिए पर इजैक्यूलेट। टोटल मोटिलिटी जो है यानी स्पर्म की आगे बढ़ने की क्षमता करीब 42%, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 30%, स्पर्म मॉर्फोलॉजी है वो मिनिमम 4% होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है जो पिछले 2010 क्राइटेरिया थे उससे मिलते जुलते हैं, उनमें थोड़ा बहुत फर्क है पर लगभग ये क्राइटेरिया एक जैसे हैं। अब ये जानते हैं कि ये क्राइटेरिया आखिर क्या बताते हैं। बेसिकली ये क्राइटेरिया फर्टाइल मेन के स्पर्म काउंट से डिराइव किए हुए हैं। 95% फर्टाइल मेन का जो क्राइटेरिया है वो इस क्राइटेरिया से ऊपर है, यानी कि 95% ऑफ द फर्टाइल मेन हैव स्पर्म काउंट मोर देन 39, स्पर्म मोटिलिटी मोर देन 42, स्पर्म मॉर्फोलॉजी मोर देन 4%। इसका सिंपल मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति के स्पर्म काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी इस कट ऑफ से नीचे है तो उसका कंसीव होने का चांस 0 नहीं है। उसका कंसीव होने का चांस स्टैटिस्टिकली कम है, यानी कि 95% फर्टाइल मेन का जो वैल्यू है वो उनकी वैल्यू से अधिक है। इसीलिए इसे कभी भी नॉर्मल रेंज नहीं कहा जाता, इसे रेफरेंस रेंज कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि इस क्राइटेरिया से कम किसी पुरुष के क्राइटेरिया आते हैं और अगले ही महीने वो नेचुरली कंसीव हो जाता है। तो इसीलिए ये समझ लीजिए कि ये नॉर्मल और एबनॉर्मल नहीं है, ये रेफरेंस रेंज है और रेफरेंस रेंज 95th परसेंटाइल से ली गई है। ये 95th परसेंटाइल फर्टाइल मेन के वैल्यूज का 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे की वैल्यू है। आइए जानते हैं कि जब डॉक्टर ट्रीटमेंट के कंक्लूजन निकालते हैं तो वो कौन सी वैल्यू लेते हैं। क्या वो काउंट लेते हैं, क्या वो मोटिलिटी लेते हैं, क्या वो मॉर्फोलॉजी लेते हैं। तो जब हमें डिसाइड करना है कि किसी व्यक्ति का क्या ट्रीटमेंट होगा तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों पार्टनर्स, महिला और पुरुष की इक्वल भागीदारी है। महिला का इवैल्यूएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पर मान लीजिए महिला का इवैल्यूएशन नॉर्मल है, तब हम सीमेन एनालिसिस के हिसाब से ही यदि डिसाइड करना चाहते हैं तो हम एक वैल्यू लेते हैं जिसे कहते हैं टोटल मोटाइल फ्रैक्शन। कभी भी स्पर्म पैरामीटर्स यदि रेफरेंस रेंज से कम है तो ट्रायल वॉश की प्रोसेस की जाती है। ट्रायल वॉश में सीमेन को सेंट्रीफ्यूज करके मीडिया के साथ इंक्यूबेट करके इसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है और ये जो स्पर्म्स हैं इनके पोस्ट वॉश रिकवरी कितनी है, यानी वॉश करने के बाद हम स्पर्म्स की मोटिलिटी को कितना अच्छा बढ़ा पाए हैं, इसका एक इंडेक्स होता है जिसे टोटल मोटाइल फ्रैक्शन कहते हैं। टोटल मोटाइल फ्रैक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पर्म वॉल्यूम पोस्ट वॉश, स्पर्म काउंट पोस्ट वॉश एंड स्पर्म मोटिलिटी पोस्ट वॉश। हमेशा ध्यान रखिए स्पर्म वॉश के बाद स्पर्म का काउंट कम होगा क्योंकि स्पर्म काउंट में एबनॉर्मल स्पर्म्स जो है वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। स्पर्म मोटिलिटी आमतौर पे एक अच्छे स्पर्म वॉश के बाद डबल होनी चाहिए। टोटल मोटाइल फ्रैक्शन यदि 1 मिलियन से कम है तब ऐसे केसेस में आईयूआई या नेचुरल कंसेप्शन उतना कारगर नहीं होगा। ऐसे कपल्स को हम इक्सी की सलाह देते हैं। टोटल मोटाइल फ्रैक्शन यदि 1 to 5 मिलियन के बीच में है तब आईयूआई के लिए जाया जा सकता है। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा टीएमएफ होगा उतने ज्यादा आईयूआई में चांसेस बढ़ जाएंगे।
जाएंगे। यदि किसी का टोटल मोटाइल फ्रैक्शन 5 मिलियन से अधिक है, तब ऐसे दंपत्ति, यदि महिला नॉर्मल है तो वो नेचुरल कंसेप्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी भी एक सीमेन एनालिसिस की वैल्यू से कंक्लूड मत करिए, हमेशा एक से ज्यादा सीमेन एनालिसिस करने हैं। दूसरा, किसी भी एक स्पर्म पैरामीटर का कट ऑफ नहीं है, इसका कॉम्पोजिट मेजर यानी कि स्पर्म वॉश करने के बाद स्पर्म मोटिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है, स्पर्म काउंट कितना है, इसका जो इंडिकेटर है वो है टोटल मोटाइल फ्रैक्शन। और डिसीजंस जो हैं वो हमारे यूनिट में हम टोटल मोटाइल फ्रैक्शन से लेते हैं। जितना ज्यादा टोटल मोटाइल फ्रैक्शन होगा उतना नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस ज्यादा है। बहुत कम यदि टोटल मोटाइल फ्रैक्शन है तो फिर आपको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI की सलाह हम देंगे। ध्यान रखिए, जिन व्यक्तियों के निल स्पर्म है उनको भी अपनी बायोलॉजिकल संतान हो सकती है, बशर्ते कि वो टीसा यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म रिट्रीवल या फिर पीसा पद्धति के लिए जाएं। तो अब स्पर्म काउंट बाधा नहीं है गर्भधारण में, कितने भी स्पर्म काउंट में आप पिता बन सकते हैं। धन्यवाद।